नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए शिक्षक भर्ती संबंधी जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल एक्सप्लेन भी करेंगे। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, सबसे पहले आपको मिले। और आशा करते हैं कि आप जो है अपनी पेन कॉपी को साथ में रखेंगे और बेहतर तरीके से जो है आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रमुख योगदान किस रूप से होता है। अर्थात एक मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान शिक्षा के प्रमुख योगदान किस रूप में होता है। पहला, उन उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए करना जिसकी प्राप्ति हेतु अध्यापक प्रयास करता है। दूसरा, शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। तीसरा, विभिन्न शिक्षण विधियों के सापेक्षिक प्रभावित तुलना करना कि कौन सी विधि। अगला है संभाव्य रूप से सफल शैक्षिक प्रविधियों का की पहचान करना। तो याद रखना, मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एक शिक्षक की ये सबसे बेहतर होता है। जैसे किसी भी उद्देश्य को परिभाषित करना और इसका प्रयास करना, ये तो आपका बिल्कुल क्या होगा, नकारात्मक होगा। बी वाला विकल्प जो है, शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन याद रखना विभिन्न शिक्षण विधियों की सापेक्षिक तुलना हम करेंगे नहीं, ये हमेशा नकारात्मकता को दर्शाता है। लेकिन यदि कहा जाता है संभाव्य रूप से सबल शैक्षिक प्रवृत्तियों की क्या कर देना, पहचान कर देना, ये डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही है। क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो एक शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके द्वारा शिक्षक बालक की को समझने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है बालक को समझने में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने और है कि इसमें दिया गया है, प्रश्न आपके सामने है कि कौन से मानवतावादी मनोवैज्ञानिक ने प्रकृति के अनिवार्य रूप से सामाजिक माना और सामाजिक प्रवेश में छात्रों को शिक्षित करना उन्हें अच्छे भविष्य का नागरिक बनाता है, ये मानना किसका है। ठीक, याद रखना, अगर हम आपसे बात करें कि इसमें दिया गया है कि कौन से मानवतावादी, एक शब्द दिया गया है कि आपका मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। अब हम बात करते हैं मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं कौन। तो याद रखना, जब भी हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक के आपके क्या हैं, व्यवहारवादी हैं। ठीक, थॉर्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी है। स्किनर कैसे हैं, तो ये भी आपके क्या हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और बात करेंगे कार्ल रोजर्स, तो कार्ल रोजर्स एक आपके क्या हैं, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। और मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है क्या, अनुभवजन्य। ठीक, याद रखना, अनुभवजन्य सिद्धांत यदि पूछा जाएगा किसने दिया था, तो आपके कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। अगर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ ले कि मानवतावाद से संबंध और किसका है, तो ये एक नाम याद रखना, अब्राहम मैस्लो। ठीक, अब्राहम मैस्लो मानवतावाद से क्या थे, संबंधित थे। और कार्ल रोजर्स भी आपके मानवतावाद से संबंधित थे। और उन्होंने कहा था कि बच्चे को अगर अच्छा नागरिक बनना है तो स्वाभाविक है बालक अपने ज्ञान का निर्माण अनुभव के द्वारा करता है। अर्थात अनुभव द्वारा सीखने पर बल किसने दिया था, तो आपके कार्ल रोजर्स ने दिया था। ठीक, चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, इसमें दिया गया है, यदि वर्गखंड में कुछ शरारती छात्र हैं तो इस स्थिति में आप कैसे पढ़ाएंगे।
वर्गखंड की मतलब होता है कि आपकी जो है कहाँ पे, क्लास में या कक्षा में कोई ध्यान दिए बिना आप पढ़ाएंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, आप मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएंगे, आप उनके माता पिता को बुलाएंगे और उनकी मानसिकता के बारे में बतलाएंगे, आप प्रधानाचार्य से अनुरोध करेंगे कि उन्हें निकाल दें। अब प्रश्न का उत्तर ध्यान रखिएगा। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते स्वाभाविक है किसी भी शिक्षक को ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, यदि बच्चा शरारती है तो आप उस पर ध्यान ना दें। ये चीज़ आपके शिक्षण को जो है प्रभावशाली नहीं बनाता है, इसलिए पहले वाले विकल्प से आप क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब अगली बात होती है कि जब भी हमारी समस्या किसी हमारी क्लास में, यदि हमारी क्लास में क्या उत्पन्न होती है, कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, तो यहाँ क्या उत्पन्न हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही। तो समस्या का समाधान कौन करेगा, समस्या का समाधान आप करेंगे, ना कि आप किसी और की सहायता लेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की क्लास की समस्या को लेकर हम अपने प्रधानाचार्य से अनुरोध नहीं करेंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बात की जाती है, यदि हम देखें आपके इसमें कहा गया है उसके माता पिता। अब बताइए आप, क्लास समस्या कहाँ की है, याद रखना समस्या कहाँ की है, समस्या क्लास की है। यदि समस्या क्लास की है तो ये आपका दायित्व है, ना कि माता पिता का। इसलिए तीसरे वाले विकल्प से भी क्या होते हैं, हट लेते हैं। अब बात की जाती है तो इसका मतलब सही वाला जो विकल्प है वो आपका कौन सा है, दूसरा बी वाला विकल्प सही है। इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने बालक को समझना। अर्थात यदि आप किसी बच्चे को समझने में सफल हो गए तो स्वाभाविक है आपका शिक्षण कार्य क्या होगा, प्रभावशाली होगा। मैंने आपसे जिक्र किया था, ठीक। स्लाइड्स लेते हैं एक बार दोबारा, इस पे हम समझने का प्रयास करते हैं। याद रखना हमने आपसे कहा था कि यदि कोई भी शिक्षक है, यदि कोई भी शिक्षक है तो उसे सबसे ज़्यादा ज्ञान किसका होना चाहिए, मनोविज्ञान का। उसे ज्ञान किसका होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का। उस यदि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो अध्ययन किसका करेगा, बालक का। अब बालक का अध्ययन करेगा तो स्वाभाविक है उसे उत्पन्न क्या होगी, किसी भी प्रकार की समस्या। तो समस्या का करना क्या है, समाधान कौन करेगा, शिक्षक करेगा, ठीक। इसलिए शिक्षक को किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं ही उत्तरदायित्व है, ना कि आपके कौन, टीचर या कोई और। इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा, बी वाला विकल्प सही होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, बच्चे अपने माता पिता के प्रबलन से प्रक्रिया में उपयुक्त ध्वनियों और शब्दों को सीखते हैं, ऐसा सुझाव भाषा विकास के किस सिद्धांत ने दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे समझ से आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। अब बातें की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, आपके किसकी, भाषा विकास की, किसकी, भाषा विकास की। यदि भाषा विकास की बात की जा रही है तो याद रखना एक आपके व्यवहारवादी, एक आपके संवादवादी और आपके संज्ञानात्मकवादी और संदर्भगत जो है ये दिया गया। अब प्रबलन की बात की जा रही है, प्रबलन। अब याद रखिएगा जब भी हम जिक्र करेंगे किसका, प्रबलन का, प्रबलन का मतलब होता है क्या, पुनर्बलन। अब आपके जहन में ये बन जाना चाहिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बलन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। तो पुनर्बलन को महत्व देने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो आपके कौन थे, स्किनर थे। स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, तो आप बताएंगे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इसलिए विकल्प कौन सही होगा, फर्स्ट वाला विकल्प सही होगा। यदि हम बात कर लें किसका, ठीक, याद रखना यदि हम बात करते हैं किसकी, आपके व्यवहारवादी में स्किनर की, ठीक, स्किनर की हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा जब भी हम जिक्र करेंगे किसका, स्किनर का, तो स्किनर याद रखना स्किनर ने दो चीज़ों पे महत्व दिया था। एक तो इन्होंने बताया था कि भाषा विकास के लिए क्या चाहिए, बच्चे को पुनर्बलन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, बच्चा किसी चीज़ को क्या करता है, अभ्यास करता है। तो अभ्यास के द्वारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, साथ साथ आपके
रिफोर्समेंट के द्वारा भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। अगर माता पिता बच्चे अपने माता पिता के प्रबलन की प्रक्रिया, अर्थात एक माता पिता अपने बच्चे को जितना अधिक पुनर्बलन देंगे तो उनकी ध्वनियों तथा शब्दों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। इसलिए फर्स्ट वाला विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो का नाम जुड़ा हुआ है। याद रखना, जितने भी प्रश्न हैं सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने शामिल किया है, इसलिए क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही हार्ड होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब सामान्यतः आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अब बात की जा रही है, आदर्शवादी होंगे कि प्रयोजनवादी होंगे, प्रकृतिवादी होंगे या मानवतावादी होंगे। बात किसकी की गई है, कार्ल रोजर्स की और अब्राहम मैस्लो की। दो मनोवैज्ञानिकों का नाम आया है, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स का। इन दोनों की जब बात करते हैं तो हमने आपको बताया था अभी इससे पहले की पहले वाले क्वेश्चन में हमने मानवतावाद पर जिक्र किया था। तो प्रकृतिवाद की बात करेंगे तो प्रकृतिवाद में आपके आ जाएंगे कौन, रूसो। प्रयोजनवाद में आपके जॉन डीबी आ जाएंगे। ठीक, आदर्शवाद ये आपके कह लीजिए कि दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दर्शन से संबंधित है। ये आपके सत्यम शिवम सुंदरम पर महत्व देता है। तो मानवतावाद की बात करेंगे तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं कौन, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ये दोनों ही कैसे हैं, आपके मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। इसलिए डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा। एक शिक्षक को अपने छात्र की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है। अर्थात कहने का मतलब किसी भी शिक्षक को, अभी मैंने जिक्र किया था कि मान लीजिए कि कोई एक क्या है, शिक्षक है और इसको किसकी क्षमता का ज्ञान करना है, तो अपने छात्र की। तो इसके लिए उसे क्या चाहिए, किसकी आवश्यकता होगी, तो आपकी अब बताएंगे भाई मनोविज्ञान की आवश्यकता होगी। अब मनोविज्ञान शब्द कहाँ मिल रहा है, मनोविज्ञान आपको यहाँ मिल रहा है, मनोविज्ञान यहाँ मिल रहा है। तो ये माध्यम अर्थात मीडिया मनोविज्ञान की, मीडिया की बात की जा रही है। शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र। तो किसी भी छात्र को जब कोई शिक्षक अपने छात्र की क्षमताओं को समझने का प्रयास करे, समझिएगा, कोई भी शिक्षक जब अपने छात्र की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। और मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए तो मनोविज्ञान का ज्ञान वो किस में प्रयोग कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर रहा है। किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो यदि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर रहा है तो स्वाभाविक है इसे हम कहेंगे क्या भाई, इसे कहा जाएगा क्या, शैक्षिक। इसलिए जो प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा वो आपका क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान। क्या निकल के आएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक, तो बी वाला विकल्प आपका क्या है, सही है। बी वाला विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए बताइएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, एक परिभाषा है आपकी। शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, स्किरन के द्वारा, सीबी गुड के द्वारा, जे.एस. स्टीफंस के अनुसार, जे.एच. जुड के अनुसार। ठीक, अब बात की जा रही किसके, शिक्षा मनोविज्ञान की, शैक्षिक मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक दूसरी नई स्लाइड्स के साथ, चलिए याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसका, आपकी शिक्षा मनोविज्ञान का,
तो याद रखना यहाँ से 3-4 चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा कब आई थी, तो बताइएगा 1880 में। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, तो बताइएगा 1900 ईस्वी में। और शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक विकास, क्या वास्तविक विकास, वास्तविक विकास पूछा जाएगा तो 1920 में। ठीक, कहाँ पे, 1920 में। ठीक, और दूसरी चीज याद रखिएगा, यदि हम आपसे कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, तो आप बताएंगे किसको, थॉर्नडाइक को। अगर पूछा जाएगा थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक, याद रखिएगा ये चीजें अगर कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक, चलिए परिभाषा पे चल रहे थे, अब परिभाषा याद रखिएगा। परिभाषा कौन सी है, तो किसकी किसकी परिभाषा है, स्किनर महोदय ने परिभाषा दी नहीं है, आपके कह लीजिए गुड इससे संबंधित नहीं, जुड है, तो ये परिभाषा आपकी परिभाषाएं आपको जो है याद करना है, रटना है, बार बार उन चीज़ों को दोहराना है। J.S. स्टीफन इसके क्या है, इस परिभाषा को दिया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक संज्ञानात्मक का ऐतिहासिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पियाजे जी से, वाइगोत्स्की से। केवल फर्स्ट सही है, ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों बोथ दिया गया, अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक, ये आपके सामने विकल्प। अब बात करते हैं इसका और बेहतर तरीके से, मेरे समझ से आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके संज्ञानवादी, अगर संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक का नाम लेंगे तो 3 नाम आता है। एक आपके आते हैं कौन, पियाजे जी आते हैं, एक कौन आता है आपके वाइगोत्स्की आते हैं, एक कौन आता है आपका, तो बताइएगा ब्रूनर आते हैं। 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो क्या हैं, आपके संज्ञानवादी हैं। अब याद रखना, संज्ञानवादी हैं तो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक पियाजे हैं तो संज्ञानवादी, वाइगोत्स्की हैं तो आपके सामाजिक संज्ञानवादी, ब्रूनर हैं तो आपके याद रखना निर्मित संज्ञानवादी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प निकल के आ रहा है, क्योंकि विकल्प में आपसे दिया गया है क्या, विकल्प में दिया गया है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है, तो आपके कौन है, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसका मतलब केवल दूसरा सही है, तो ये आपका सी वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। इन्होंने किसको महत्व दिया था, इन्होंने समाज को महत्व दिया था। इन्होंने किसको महत्व दिया था, भाषा को महत्व दिया था। इन्होंने किसको महत्व दिया था, संस्कृति को महत्व दिया था। इन्होंने और किसको महत्व दिया था, तो बताइएगा अंतः क्रिया को महत्व दिया था। ठीक, तो इसको सबसे ज़्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति कौन थे, वाइगोत्स्की थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त विषय कौन है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या विज्ञान है। अब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किसी भी बच्चे में, याद रखना ये पीआरटी में पूछा गया है, पीआरटी का प्रश्न है, किसी भी बच्चे के तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय कौन सी है। वैसे यदि इसमें से विकल्प एक और होता, यदि दिया जाता क्या, गणित, तो याद रखना बच्चे में तर्क क्षमता के विकास के लिए सबसे अच्छी कोई विषय है तो आपकी क्या है, गणित है। तो जब जैसे ही आप गणित का नाम लेंगे तो गणित के साथ जुड़ता कौन है, विज्ञान। इसलिए हिंदी से हटेंगे, संस्कृत से हटेंगे और अंग्रेजी से, तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जो बच्चे में तर्क शक्ति का विकास करती है। क्यों विकास करती है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। और जब प्रयोग करेगा तो स्वाभाविक है उसमें बालक क्या करेगा, तर्क करेगा, तार्किक रूप से सोचेगा।
और तथ्यों को क्रियात्मक रूप से, और जब प्रयोग करेगा तो स्वाभाविक है उसमें वैज्ञानिकता का भी विकास होगा, यांत्रिक कौशल का भी विकास होगा, समस्या समाधान के कौशलों का विकास होता है किसके द्वारा? विज्ञान विषय के द्वारा। ठीक, तो ये आपका विकल्प डी वाला क्या होगा? सही होगा। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन है, छात्र व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करते हैं और फिर परिणामों पर चर्चा करने के लिए कक्षा के रूप में एक साथ आते हैं, यह किसका उदाहरण है? कहने का मतलब छात्र स्वयं सोचता है, स्वयं किसी चीज का प्रयोग करता है और फिर उसके परिणाम पे चर्चा करने के लिए वो एक क्लासरूम में एक साथ आते हैं, अर्थात एक एक अलग अलग स्थानों पर बच्चे क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। कैसी चर्चा करते हैं? व्यक्तिगत का मतलब अपने आप, इंटरनल की बात की जा रही है, आंतरिक रूप से चर्चा करते हैं, जिसे आपके पियाजे ने कहा था क्या? अहम केंद्रित। और यदि वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की ने ऐसी ही व्यक्तिगत चर्चा की बात के लिए इन्होंने बताया था कि बच्चा व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्तिगत वार्ता करेगा। और क्यों करता है? क्योंकि उसमें क्या होती, किसी चीज के निर्माण करने की, किसी चीज की रचना करने की योजना बनाता है। तो स्वाभाविक है। उदाहरण किसका है? तो बताएंगे शिक्षक निर्देशित संज्ञानात्मक व्यवहारवादी रचनावाद। याद रखना, ये बच्चा क्या कर रहा है? किसी चीज की रचना कर रहा है, किसी चीज की संरचना कर रहा है, अर्थात रचनावादी दृष्टिकोण बच्चे के अंदर क्या होगा? विकसित होगा। ये कहीं ना कहीं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या है? संबंधित है। क्योंकि जब बात करते हैं आपके किसके? पियाजे की। पियाजे ने कहा था कि बच्चा अपने आप से सीखता, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और स्वयं करेगा तो स्वाभाविक है वो व्यक्तिगत रूप से किसी चीज के बारे में वो प्रयोग करके सीखता। ऐसा मानना था किसका? पियाजे जी का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, और याद रखना ये दिया गया है क्या? समायोजन और आत्मसात के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को डाट कहा जाता है, या पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया अनुकूलन है या संतुलन है, दोनों है या दोनों नहीं है, या केवल अनुकूलन है, या केवल आपके संतुलन है। याद रखना ये बातें आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपके DSSB PRT में पूछा गया था। 2019 का प्रश्न है। मैंने कहा प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो हम बात करते हैं, यहाँ एक शब्द आ गया क्या? पियाजे। याद रखिएगा जब भी जिक्र किया जाता है किसका? आपके पियाजे जी का। पियाजे ने दिया था क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसमें इन्होंने बताया था क्या? अनुकूलन। अब याद रखना अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं? अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है? समावेशन। एक होता है आपका समायोजन। ठीक, क्या होता है? समायोजन। अब इन दोनों को समझने का प्रयास करिएगा। जब हम बात करते हैं किसका? जब हम बात करेंगे किसके? समावेशन की। समावेशन में बालक के पास क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। अब पूर्व ज्ञान के द्वारा वो किसके नवीन ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। अब नवीन ज्ञान को प्राप्त करना चाहेगा तो स्वाभाविक है उसके पूर्व में जो ज्ञान है उसमें वो क्या करना चाहेगा? संशोधन। तो याद रखना यहाँ अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? उसे कहा जाता है क्या? समावेशन। ठीक, अब अगली चीज समझ लेना। यदि हम कहें कि बालक, याद रखिएगा बालक क्या करता है? अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है, और नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में अपने पूर्व ज्ञान में क्या कर दे? संशोधन कर दे, तो उसे कहा जाता है क्या? समायोजन। ठीक, इसे नाम दिया जाता है क्या? समायोजन। ठीक, समझ में आया। अब अगली चीज याद रखना, जब समायोजन प्लस आपके क्या? समावेशन
में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना हो तो उसे कहा जाता है क्या? संतुलन, या इसे कहते हैं क्या? संतुलीकरण। ठीक, इसे कहा जाता है क्या? संतुलीकरण। तो मेरे समझ तो आ गया होगा आपको कि प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है, विकल्प सही क्या होगा। तो विकल्प एक बार फिर आपके पास हम ले आते हैं, पहुंच जाते हैं। तो याद रखना, इसमें बातें की जा रही किसके? संतुलन की। किसकी बात की जा रही? संतुलन। अर्थात कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो ओनली सेकेंड वाला क्या होगा? सही होगा। ठीक, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको आज का ये हमारा सेशन कैसे लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोगों के पास शेयर भी करिएगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।